कहानी की शुरुआत लेफ्टिनेंट कैटलिना से होती है, जो एक एयरशिप से एक लड़की लिरिया के साथ भागने की कोशिश कर रही है। भागते समय कुछ इंपीरियल सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैटलिना अपनी तलवार से आसानी से उन्हें हरा देती है। लिरिया घबराई हुई होती है, लेकिन कैटलिना उसे बताती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। आखिरकार जब वो शिप के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, तो एक आदमी पाल्मर उन्हें रोकता है और कैटलिना का नाम पुकारता है। वो एक पर्पल क्रिस्टल निकालता है और जब लिरिया उसे देखती है, तो उसके सीने में लगा हुआ क्रिस्टल रिएक्ट करने लगता है। कैटलिना उसे रोकने के लिए कहती है, तभी अचानक पाल्मर का क्रिस्टल एक्सप्लोड हो जाता है और लिरिया शिप से गिर जाती है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर ग्रान से मिलते हैं, जो लकड़ी काट रहा है और अपने दोस्त एरन से बात कर रहा है, जो एक पेड़ की छाया में बैठा है। एक छोटा ड्रैगन वन एरन के पिता के साथ आता है और ग्रान को एक सेब देता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया करता है। तभी वो आसमान में एक बड़ा बैटलशिप देखते हैं, जो अचानक एक्सप्लोड हो जाता है और वो देखते हैं कि शिप से एक लाइट गिर रही है और जंगल में उतर रही है। ये देखकर ग्रान अपनी तलवार उठाता है और वन के साथ जंगल की ओर भागता है। जब वो जंगल में लाइट को खोज रहे थे, तो उन्होंने लिरिया को जमीन पर पड़ा पाया। जब वो जागती है तो वो डर जाती है, इसलिए ग्रान उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे अपना नाम बताता है। लिरिया शांत हो जाती है और शिप पर कैटलिना के साथ जो हुआ वो बताती है। तभी कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और लिरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ग्रान अपनी तलवार निकालता है और दो सोल्जर्स को गिराकर उसकी रक्षा करता है। एक सोल्जर आकाश में फ्लेयर छोड़ता है ताकि मदद बुला सके, लेकिन कैटलिना फ्लेयर को देख लेती है और उसे बचाने के लिए संकेत की ओर दौड़ती है। और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। ग्रान पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं और लिरिया बताती है कि वो इंपीरियल सोल्जर्स है। सोल्जर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन कैटलिना समय पर वहां पहुंच जाती है और अपने जादुई पावर्स से उन पर हमला करती है। बाद में कैटलिना ग्रान को अपना नाम बताती है और कहती है कि वो भी एम्पायर का हिस्सा थी, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद अब वो एम्पायर का हिस्सा नहीं है। वो आगे बताती है कि लिरिया को एम्पायर ने वांटेड करार कर दिया है और उसे एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया गया था। कैटलिना को ये गलत लगा, इसलिए उसने लिरिया को भागने में मदद की। ग्रान कैटलिना को बताता है कि वो भी उनकी मदद करेगा। एम्पायर को छोड़कर कैटलिना उनके मिशन में शामिल हो जाती है, लेकिन रास्ते में पाल्मर आकर उनका रास्ता रोक लेता है। पाल्मर अपने 4 सिर वाले ड्रैगन हाइड्रा को बुलाता है। कैटलिना ग्रान से भागने को कहती है, लेकिन ड्रैगन ने ग्रान को निशाना बनाया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। ड्रैगन ग्रान पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ग्रान आग के गोलों को चकमा देने में कामयाब होता है, लेकिन फिर आग की लपटों से घिर जाता है और उसी समय ड्रैगन उस पर कदम रखता है, जिससे उसके सीने में एक गहरा कट लग जाता है। दूसरे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वन रोने लगता है और ग्रान को जागने के लिए कहता है, लेकिन ग्रान जवाब नहीं देता। ये देखकर लिरिया उदास और गुस्से में आ जाती है और ग्रान को ठीक करने का एकलौता तरीका ये होता है कि लिरिया उसे अपनी आधी पावर्स दे। वो एक जादू करती है जो उसे आफ्टरलाइफ में ले जाता है ताकि वो ग्रान को ठीक कर सके और अपनी पावर्स उसके साथ बांट सके। लेकिन ऐसा करते समय पाल्मर एक जेम का इस्तेमाल करता है ताकि लिरिया की पावर्स को डिसरप्ट कर सके। हालांकि ग्रान फिर भी जागने में कामयाब रहता है। जब पाल्मर ये देखता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि उसने उसे कैसे वापस लाया। वो डर जाता है और हाइड्रा को लिरिया पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसी समय ग्रान और लिरिया अपनी पावर्स को मिलाकर एक महान ड्रैगन बहामत को बुलाते हैं। बहामत के आते ही हाइड्रा उस पर आग के गोलों से हमला करता है, लेकिन हाइड्रा का हमला बहामत पर कोई असर नहीं करता। जब हाइड्रा अपना हमला रोकता है, तो बहामत एक जायंट एनर्जी बॉल तैयार करता है और उसे हाइड्रा पर इस्तेमाल करता है। एक ही झटके में बहामत जंगल का लगभग आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे के सोल्जर्स का सफाया कर देता है। जब पाल्मर बहामत की पावर्स को देखता है तो वो घबरा जाता है और अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का आदेश देता है। बहामत लड़ाई जीत जाता है और ड्रैगन की आत्मा लिरिया के क्रिस्टल में समा जाती है।
ग्रान ठीक महसूस नहीं करता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी में उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं, जहां वो अपने पिता के लेटर को पढ़ रहा होता है। उसके पिता उसे हवा और आग के आइलैंड्स और सभी प्राइमल बीस्ट्स के घर एस्ट्रल आइलैंड के बारे में बताते हैं। उसका दोस्त तेरन उसे टोकता है और कहता है कि ये आइलैंड मौजूद नहीं है, ये सिर्फ फेरी टेल है। लेकिन ग्रान इसे नकारता है और कहता है कि एक दिन वो अपने पिता की तरह स्काईफेयर बनेगा और उन आइलैंड्स पर जाकर सभी एस्ट्रल्स से मिलेगा। जब ग्रान जागता है तो वो लिरिया को अपने कमरे में बैठा पाता है। लिरिया उसे गले लगाती है और राहत महसूस करती है कि वो जिंदा है। वो हैरान होती है कि वो ठीक है और उसके शरीर पर कोई चोट या निशान नहीं है। जब कैटलिना और वर्न उसके कमरे में आते हैं तो ग्रान गांव के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या कोई और घायल हुआ है। लेकिन कैटलिना बताती है कि गांव में कोई और घायल नहीं हुआ, सिर्फ वो हुआ था और ये एक चमत्कार है कि वो जिंदा है। वो बताती है कि किसी भी जादू से किसी इंसान को वापस जीवन में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन लिरिया के पास ये पावर्स है। कैटलिना बताती है कि एम्पायर प्राइमल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल अपने एम्पायर का विस्तार करने के लिए कर रहा है और लिरिया उनकी सभी रिसर्च की मेन की है। लेकिन एम्पायर सभी रिसोर्सेज के बावजूद वो लिरिया की पूरी पावर्स को अनलॉक नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे तब तक बंद रखा जब तक वो अपने सभी रिसर्च पूरे नहीं कर लेते। लेकिन कैटलिना ने उसे बचाया क्योंकि वो उसे एक कैदी के जीवन से परे एक नई जिंदगी दिखाना चाहती थी। वो बताती है कि लिरिया की पावर्स एक प्राइमल क्रिस्टल से आती है और वो प्राइमल बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि उसने पहले काले ड्रैगन बहामत को बुलाया था। नॉर्मली इन बीस्ट्स को सिर्फ एस्ट्रल्स ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लिरिया भी ड्रैगन्स को बुला सकती है। वर्न ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हो सकता है लिरिया उन खोई हुई लेजेंडरी एस्ट्रल्स में से एक हो। लेकिन कैटलिना कहती है कि सभी लेजेंडरी एस्ट्रल्स काफी समय पहले ही जा चुके हैं। वर्न पूछता है कि अगर वो एस्ट्रल नहीं है तो वो क्या है। इस पर लिरिया बताती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है और एम्पायर द्वारा पकड़े जाने से पहले की कोई याद नहीं है। उसे बस इतना समझ में आता है कि जब ग्रान घायल हुआ था तो वो बस उसे बचाना चाहती थी। हालांकि क्योंकि लिरिया और ग्रान ने अपनी लाइफ पावर्स को मिला लिया है, ग्रान अब लिरिया से काफी दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि वो अब एक लाइफ के रूप में जुड़े हुए हैं। इसलिए कैटलिना ग्रान से कहती है कि उसे उनके साथ आना होगा ताकि वो इंपीरियल सोल्जर्स से बच सके। कैटलिना बताती है कि उनका प्लान एस्ट्रल्स के आइलैंड जाने का है। कैटलिना समझाती है कि एस्ट्रल्स के आइलैंड में ही लिरिया की पावर्स का इलाज मिल सकता है। जब वो एस्ट्रल्स के आइलैंड का जिक्र करती है तो ग्रान एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन में इस आइलैंड के बारे में बताया था और सब कहते थे कि ये सिर्फ एक कहानी है। उस रात ग्रान गांव के सभी लोगों को अपनी विदाई के बारे में बताता है। लोग उसे बताते हैं कि एस्ट्रल्स का आइलैंड एक खतरनाक जगह है, लेकिन वो कहता है कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है और उसकी डेस्टिनी लिरिया के साथ जुड़ी है। अगले सुबह वो कैटलिना के पुराने एयरक्राफ्ट में अपनी जर्नी के लिए दूसरों से मिलता है। उड़ान के दौरान कैटलिना का एयरक्राफ्ट अचानक अनस्टेबल हो जाता है और वो एंगोना नाम के आइलैंड पर क्रैश कर जाते हैं। वही एक आदमी, रैकम, उन्हें क्रैश करते हुए देखता है और कैटलिना के जहाज की जांच करता है। वो उन्हें बताता है कि उनका जहाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर से उड़ान नहीं ले सकता। जांच करने के बाद वो कहता है कि उन्हें फ्लाइट चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर अपना बैग उठाता है और चला जाता है। बाद में कैटलिना सभी को शहर ले जाती है, जहां ग्रान एक नई तलवार खरीदता है और लिरिया अपनी रोमांचक जर्नीज को लिखने के लिए एक डायरी लेती है। अगले दिन कैटलिना एयरशिप स्टेशन पर रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रही होती है, जो उसे बताता है कि सभी जहाज बिक चुके हैं और अगला जहाज कुछ दिनों बाद अवेलेबल होगा। तभी ग्रान स्टेशन के बाहर एक विशाल एयरशिप को उतरते हुए देखता है और कहता है कि वो हमेशा से ही ऐसा जहाज उड़ाना चाहता था। फिर रैकम फिर से आता है और अपना परिचय देता है। वो उन्हें अपनी वर्कशॉप ले जाता है और उनके डिस्ट्रॉय हुए एयरशिप को दिखाता है, जिसे वो फिलहाल ठीक कर रहा है। अचानक इंपीरियल के दो जासूस, ड्रंग और स्ट्रम, वहां आते हैं।
ड्रांग उन्हें धोखा देकर पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास एक अतिरिक्त एयरशिप है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पास काफी सारे ताज़े सेब भी है। लेकिन गलती से उसने बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट कैटलीना का नाम ले लिया। ये सुनकर सभी सतर्क हो जाते हैं और रैकम की मदद से भागने की कोशिश करते हैं। ड्रांग और स्ट्रम उनका पीछा करते हैं और एक गली में लगभग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन ग्रान उन्हें चिंता न करने को कहता है और अपनी तलवार निकालता है। ये देखकर ड्रांग और स्ट्रम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रान के खिलाफ अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रान अपनी नई तलवार से हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उन पर हमला करने से पहले एक रहस्यमयी महिला ऊपर से उसकी मदद करती है। रैकम उन्हें ढूंढता है और गुप्त सुरंगों को दिखाता है और उन्हें वापस कैटलीना के पास ले जाता है। जब ग्रान कैटलीना और अन्य लोगों के साथ बैठा होता है तो वो कैटलीना को उन 2 जासूसों के बारे में बताता है जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। कैटलीना कहती है कि वो जरूर इंपीरियल के गुप्त एजेंट होंगे और कहती है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ग्रान सुझाव देता है कि उन्हें तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैटलीना कहती है कि सभी उड़ानें पहले से ही बुक है और उनके पास नया एयरशिप खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। बातचीत के दौरान एक लड़की, सेलो, आती है और बताती है कि वो बार की मालिक है और कहती है कि वो उनकी किसी भी समस्या में मदद कर सकती है। लिरिया हैरान होती है कि इतनी छोटी सी लड़की कैसे एक बिजनेस चला रही है, लेकिन सेलो समझाती है कि वो एक वयस्क है, लेकिन वो एक हार्विन जाति से है, इसलिए वो छोटी दिखती है। कैटलीना सेलो से पूछती है कि क्या वो उन्हें एयरशिप ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन सेलो कहती है कि सभी स्काईफेयर किराए पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उसके पास एक पुराना एयरशिप बिक्री के लिए है, लेकिन वो काफी महंगा है और उनके पास उसे उड़ाने के लिए कोई नहीं है। वहां बैठे लोग उनकी बातचीत सुन लेते हैं और एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसका नाम रैकम है, जो एक पायलट है और शायद उन्हें जहाज उड़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए ग्रान और बाकी लोग रैकम को ढूंढने जाते हैं ताकि उसे उनके लिए पायलट बनने के लिए कह सके। लेकिन जब वो उसके जहाज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक हार्विन, जनरल फ्यूरियस, इंपीरियल के कुछ सोल्जर्स को लीड कर रहा है। कैटलीना कहती है कि उन्हें इमारत में छुप जाना चाहिए जब तक वो चला नहीं जाता, लेकिन फ्यूरियस उनका पता लगा लेता है और उस इमारत को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो छुपे हुए थे। ये देखकर रैकम अपने स्नाइपर का इस्तेमाल करता है और सोल्जर्स पर गोली चलाता है। वो ग्रान के पास भी गोली चलाता है ताकि उसे गुप्त जमीन के अंदर का रास्ता दिखा सके। फिर वो रैकम से मिलते हैं और जमीन के अंदर की सुरंग में चले जाते हैं और वो उन्हें अपने घर ले जाता है। रैकम के घर में वो उनसे पूछता है कि वो उसके जहाज के पास क्या कर रहे थे। ग्रान उसे बताता है कि वो उसे अपना पायलट बनाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन रैकम कहता है कि वो अपने प्यारे जहाज ग्रैंड साइफर के बिना कहीं नहीं जा सकता। रैकम समझाता है कि ग्रैंड साइफर वो जहाज है जिसे वो अपने पूरे जीवन से बना रहा था और जब ये टूट गया तो उसने उड़ान भरना बंद कर दिया और अब वो किसी और जहाज को नहीं उड़ाएगा क्योंकि वो ग्रैंड साइफर के प्रति वफादार है। ग्रान मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसकी भावनाओं को समझता है। कैटलीना देखती है कि फ्यूरियस जा रहा है और कहती है कि अब निकलना सुरक्षित है, लेकिन ग्रान कैटलीना को बताता है कि उसने जनरल फ्यूरियस को ये कहते सुना कि उसका प्लान पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का है। इसलिए कैटलीना कहती है कि उन्हें शहर में सभी को चेतावनी देनी होगी और आइलैंड को खाली कराना होगा। जब वो निकलने ही वाले होते हैं तो रैकम उन्हें रोकता है और कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। शहर लौटते समय वो फिर से इंपीरियल के 2 जासूसों से मिलते हैं। ड्रांग उन्हें एयरशिप देने की पेशकश करता है और वर्न से कहता है कि उसके पास सेब से भरा एक बैग है और उन्हें बस उनके साथ चलना होगा। लेकिन कैटलीना कहती है कि उसे उनके असली इरादों के बारे में पता है, जो लिरिया को फिर से कैद करना है। जब कैटलीना उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो ड्रांग कहता है कि उन्हें मजबूर करना होगा कि वो उनके जहाज पर सवार हों और फिर अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल करके लड़ाई शुरू कर देता है। रैकम उन पर गोली चलाता है और ग्रान अपनी तलवार का इस्तेमाल ड्रांग के खिलाफ करता है, लेकिन उनकी पावर्स ड्रांग की क्षमताओं के मुकाबले कम पड़ जाती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और एक तूफान बनना शुरू हो जाता है, इसलिए ड्रांग और स्ट्रम पीछे हट जाते हैं।
इसके बाद वो शहर के हॉल में जाते हैं, जहां काफी सारे लोग तूफान से अपने घरों के डिस्ट्रॉय होने के कारण शरण ले रहे हैं। रैकम कहता है कि उन्हें तुरंत सभी को आइलैंड से निकालना होगा और पूछता है कि क्या किसी के पास जहाज है। एक आदमी कहता है कि उसके पास एक बड़ा जहाज है, लेकिन उसका पायलट बुरी तरह घायल है और कोई उसे उड़ाने वाला नहीं है। रैकम कहता है कि वो पायलट बनेगा और जहाज को उड़ा लेगा। वो सभी को चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि वो इस प्रकार के मौसम में उड़ान भरने का आदी है। वो कुछ लोगों को जहाज पर ले जाकर उसे शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक जनरल फ्यूरियस उनका आखिरी एयरशिप डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि हवा की देवी टियामाट पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी और अपने प्राइमल बीस्ट को उन पर छोड़ देगी। लिरिया कहती है कि वो टियामाट को अपनी पावर्स से रोक सकती है, लेकिन उसे टियामाट के करीब जाना होगा। रैकम कहता है कि उसका जहाज शायद ऐसे ही दिन के लिए इंतजार कर रहा था और ग्रैंड साइफर के साथ एक मौका लेने का फैसला करता है। रैकम जहाज से बात करने लगता है और उसे एक आखिरी बार शुरू होने की विनती करता है और वो उसे शुरू करने में कामयाब हो जाता है। जब वो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वो प्राइमल बीस्ट टियामाट से मिलते हैं, जिसे जनरल फ्यूरियस ने करप्ट कर दिया है। लिरिया प्राइमल क्रिस्टल का इस्तेमाल करके टियामाट से बात करती है और उससे आइलैंड को डिस्ट्रॉय न करने की विनती करती है, लेकिन टियामाट उसकी बात नहीं सुनती और हमला करती रहती है। लिरिया एक बार फिर टियामाट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि एम्पायर ने उसके सीने में एक इन्फेक्टेड क्रिस्टल डाल दिया है, जो उसके मन को करप्ट कर रहा है और उसे उसकी खुद की मान्यताओं के खिलाफ कर रहा है। लिरिया ग्रान से करप्ट क्रिस्टल को बहामत की पावर्स का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। बहामत की पावर्स प्राप्त करने के बाद ग्रान सीधे जहाज के किनारे से कूद जाता है और अपनी तलवार की क्षमता को सक्रिय करता है। वो सीधे टियामाट के ऊपर पहुंच जाता है और जब वो ज्यादा करीब हो जाता है तो वो आखिरकार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे टियामाट फिर से सामान्य हो जाती है और आइलैंड बच जाता है। टियामाट ग्रान को वापस जहाज पर ले आती है और लिरिया को एक उपहार देती है, फिर गायब हो जाती है। बाद में वो सब खाने के लिए जाते हैं और लिरिया टियामाट द्वारा दिया गया उपहार निकालती है। जब वो दोनों इसे छूते हैं तो उन्हें एक विशाल ज्वालामुखी और टूटे फूटे कारखाने के दृश्य दिखाई देते हैं। सेलो ये देखकर चौंक जाती है और बताती है कि ये एक स्काई मैप का टुकड़ा है। कैटलिना कहती है कि उसने स्काई मैप के टुकड़ों के बारे में पहले सुना है और ये टुकड़े आपस में मिलकर एक पूरे नक्शे को बनाते हैं, जो उन्हें वहां पहुंचने के लिए जरूरी है जहां उन्हें जाना है। उसी रात ग्रैंड रैकम से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या वो उनका पायलट बनेगा। रैकम उससे उस जगह के बारे में पूछता है जहां वो जाना चाहता है। ग्रैंड बताता है कि वो एस्ट्रल्स के आइलैंड पर जाना चाहता है। रैकम ये सुनकर हैरान हो जाता है और इसका कारण जानना चाहता है। तब ग्रैंड उसे बताता है कि उसके पिता एस्ट्रल्स के आइलैंड पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो रैकम को वो लेटर दिखाता है जो उसके पिता ने उसे बचपन में भेजा था। रैकम उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि ये जगह वास्तव में मौजूद है। बात करने के बाद रैकम ग्रैंड से कहता है कि वो एस्ट्रल्स के आइलैंड्स को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता और उनका पायलट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो उड़ान भरते हैं और अपनी मंजिल की ओर रवाना होते हैं। वो पहली जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम वॉल्ट्स है, जहां उन्हें सामान इकट्ठा करना होता है क्योंकि यहाँ स्टील, कवच और खाना काफी मिलता है। हालांकि वो देखते हैं कि शहर काफी हद तक खाली है और कोई भी आसपास नहीं है, लेकिन दुकानों में अभी भी सामान भरे हुए हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां एक आदमी से मिलते हैं जो कहता है कि वो एक गुप्त एजेंट है और वॉल्ट्स की सरकार के लिए काम करता है। वो ग्रैंड और उसके समूह द्वारा टियामाट के तूफानों से पोर्ट ब्रीच शहर को बचाने के बारे में सुनकर प्रभावित होता है और उनसे एक दूसरे काम के लिए मदद मांगता है। वो उनसे एक काफी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को खोजने के लिए कहता है जो गायब हो गया है और बताता है कि वो वॉल्ट्स का आर्क ड्यूक है। वो समझाता है कि अगर आर्क ड्यूक के गायब होने की खबर फैल गई तो पूरा शहर निराशा में डूब जाएगा, इसलिए उसे अपनी ओर से काम करने के लिए एक तीसरी पार्टी की जरूरत है जो बिना शहर को बताए उसे ढूंढ सके। ग्रैंड इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है और वो सभी आर्क ड्यूक को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं।
अगले दिन वो वॉल्ट्स के लोगों से आर्क ड्यूक के बारे में जानकारी पूछते हैं। पूछताछ करते समय वो देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है और उनकी बातचीत सुन रहा है। कई लोगों से बात करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि आर्क ड्यूक को शहर के सभी लोग पसंद करते हैं और अगर वो नहीं मिला तो यहाँ दंगे शुरू हो सकते हैं। बाद में वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री की जांच करने लगते हैं। कैटरीना को एहसास होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो उन्हें बताती है कि ये वो वही व्यक्ति होना चाहिए जिसे उसने कल से उनका पीछा करते हुए देखा था, क्योंकि उसे जादू का हल्का सा आभास हो रहा है। अचानक वो एक लड़की की चीख सुनते हैं और देखते हैं कि उस पर गॉब्लिन हमला कर रहे हैं। वो जल्दी से उसकी मदद करते हैं और गॉब्लिन को भगा देते हैं। ग्रैन उससे पूछता है कि वो कौन है और वो बताती है कि उसका नाम ईओ है और वो वॉल्ट्स की एक जादूगरनी है। वो उनका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि वो भी आर्क ड्यूक को ढूंढ रहे हैं जो उसके मास्टर है। उसने बताया कि ड्यूक उसके जादू की कला के मेंटोंग है और वो एक अद्भुत जादूगर है जो आश्चर्यजनक संरचनाएं और मशीनें बना सकते हैं। लेकिन एक दिन इंपीरियल के लोग आए और वो गायब हो गए। ग्रैन ने ईओ को वो स्थान दिखाए जहां आर्क ड्यूक हो सकते हैं। उसने कहा कि एक जगह उसे जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उस स्थान की जांच करने निकलते हैं। वो एक विशाल गुफा के बाहर पहुंचते हैं और ईओ एक गुप्त प्रवेश द्वार को जादू से छिपा हुआ देखती है। वो गुप्त रास्ते में प्रवेश करते हैं और एक छिपी हुई एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाकर वो आर्क ड्यूक की खोज शुरू करते हैं और लिरिया दूसरों से कहती है कि उसे लैब के अंदर कुछ महसूस हो रहा है। तभी इंपीरियल के 2 जासूस बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये स्थान सबसे पहले एस्ट्रल्स द्वारा खोजा गया था और लिरिया जो महसूस कर रही है वो प्राइमल बीस्ट्स है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की इंपीरियल के सर्वोच्च सलाहकार, जिसे ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है, उसके साथ चल रही है। ये देखने के बाद कैटरीना हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि ब्लैक नाइट यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने बताया कि वो भी आर्क ड्यूक को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने इंपीरियल के साथ इस प्लान को करने पर सहमति दी थी जिसमें प्राइमल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल शामिल था। लेकिन ड्यूक ने सारा रिसर्च लिया और उसे खुद के लिए इस्तेमाल किया और क्रिस्टल को अपनी एक बड़ी मशीन में डाल दिया। उनके जाने के बाद उनके पीछे एक यांत्रिक राक्षस प्रकट होता है। एनियो उन्हें बताती है कि ये मशीन आर्क ड्यूक द्वारा बनाई गई मशीनों में से एक होनी चाहिए और उसकी जादुई पावर्स इस राक्षस को कंट्रोल कर रही है। ईओ मशीन की तरफ भागती है और अपने मास्टर से रुकने की विनती करती है, लेकिन मशीन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर हमला करने लगती है। लेकिन सौभाग्य से ग्रांडे उसे समय पर बचा लेता है। इसके बाद रैखम राक्षस को गोली मारता है और वो सभी एक बचाव मार्ग की ओर बढ़ते हैं। बचकर निकलने के बाद लिरिया उन्हें एक आवाज के बारे में चेतावनी देती है जिसे वो बार बार सुन रही है और बताती है कि जब से यांत्रिक राक्षस प्रकट हुआ है वो उसी आवाज को सुन रही है। वो लैब के अन्य हिस्सों की जांच करना जारी रखते हैं जब तक कि वो एक रहस्यमय कमरे में नहीं पहुंचते जहां एक और बड़ी मशीन होती है और वहां वो आर्क ड्यूक से मिलते हैं। बुढ़ियो उन्हें बताता है कि वो अजीब व्यवहार कर रहे हैं और हम देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हो गई होती है। वर्ण उन्हें बताता है कि ये एक बुरा संकेत है। आर्क ड्यूक को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी स्टूडेंट ईओ को भूल गया है और उसे कुछ भी याद नहीं। वो ड्यूक से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने बताया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और उसे आयरन जायंट की सच्ची पावर्स को जगाने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए उसे लिरिया के प्राइमल क्रिस्टल की पावर्स की आवश्यकता होगी। इंपीरियल के जासूस और वो लड़की जो ब्लैक नाइट को कंट्रोल करती है, ये सब दूर से देख रहे होते हैं। वो लड़की की पावर्स का इस्तेमाल आर्क ड्यूक की मशीन को जगाने और ग्रैंड पर हमला करने के लिए करते हैं। जैसे ही मेका जागता है, ड्यूक उसे उन पर हमला करने का आदेश देता है, इसलिए वो आयरन जायंट से लड़ने लगते हैं। वो सभी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मेक पर हमले शुरू करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिर लिरिया ग्रैंड को बहामत की पावर्स देती है और वो अपने एलिमेंटल तलवार के साथ जानवर के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे हराने की कोशिश करता है। हालांकि मेक उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है और उसे हराना मुश्किल हो जाता है। तभी ईओ अपने मास्टर पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसके खिलाफ मोड़ लिया है।
इसलिए वो आर्क ड्यूक द्वारा सिखाई गई जादू का इस्तेमाल करती है और वो मेघ को गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कोलोसस फिर से उठ जाता है, इसलिए वो सभी एक टीम के रूप में एकजुट होते हैं और अपनी स्किल्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि विशाल मेघ को हरा सकें। कोलोसस को हराने के बाद ईओ आर्क ड्यूक के पास जाती है और अपनी जादू का इस्तेमाल करके उसे वास्तविकता में वापस लाती है और एम्पायर द्वारा उस पर डाले गए बुरे श्राप को हटा देती है। जब वो उसे याद करता है तो वो रोने लगती है और फिर हमें ईओ के बचपन का फ्लैशबैक दिखता है। वो बताती है कि कैसे एक महामारी पूरे शहर में फैल गई और उसकी माँ और पिता की मौत का कारण बनी, इसलिए वो लंबे समय तक अकेली रही जब तक कि आर्क ड्यूक ने उसे नहीं पाया और उसे अपने घर ले आया। उसने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और यहाँ तक कि उसे जादू करना भी सिखाया, जिससे उसे खुशी मिली। इसके बाद ईओ सभी से पूछती है कि आर्क ड्यूक को ढूंढने के बाद अब उनका आगे का प्लान क्या है। ग्रांडे ने उसे बताया कि वो एस्ट्रल के आइलैंड की ओर अपनी जर्नी जारी रखेंगे। अगले दिन वो सभी अगले सफर के लिए तैयार हो जाते हैं और वॉल्ट्स के लोगों को अलविदा कहते हैं। तभी ईओ उनको बताती है कि वो भी उनके साथ जर्नी करेगी क्योंकि वो हमेशा अन्य आइलैंड्स को देखना और एस्ट्रल से मिलना चाहती थी। जर्नी करते समय वो कुछ खंडहरों के पास पहुंचते हैं और अंदर जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। लेकिन जांच करते समय जमीन अचानक टूट जाती है और वो सभी खंडहरों की गहराई में गिर जाते हैं। उनकी टीम 2 टुकड़ों में बंट जाती है और वो एक अंडरग्राउंड जगह में पहुंच जाते हैं। एक चमगादड़ कैटलिना पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से अपनी तलवार से उसे खत्म कर देती है। सुरंग के दूसरी ओर ग्रैन पानी को उनकी ओर आते हुए देखता है। बुढ़ियो अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल करके सुरक्षा के लिए एक बवंडर बनाती है। कैटलिना भी खंडहरों के चारों ओर छिपे हुए जालों से बचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है। लिरिया लगभग फंस जाती है, लेकिन कैटलिना और वर्न उसे लास्ट सेकंड में बचा लेते हैं। लिरिया बताती है कि उसे ग्रैन का स्थान पता है और वो क्रिस्टल के माध्यम से उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती है। हालांकि ग्रैन शायद लिरिया को महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर्स अभी भी उसकी तुलना में काफी कमजोर है। फिर ग्रैन और उसके साथी एक धमाके की आवाज सुनते हैं और हमें 2 नए किरदारों, मारियन और कारवा, से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये दोनों लड़कियां भी खंडहरों की जांच कर रही है और यहाँ दफन खजाने की तलाश में है, लेकिन खजाने की रक्षा एक रेत के क्रीचर द्वारा की जा रही है जो उन पर हमला करता है। लेकिन ग्रैन और उसके साथी सही समय पर उनकी मदद करते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि रेत का क्रीचर काफी मजबूत है, इसलिए उसे हराने के लिए उन्हें एक प्लान बनाना पड़ता है। फिर ग्रैन एक आग का गोला बनाता है और उसे क्रीचर के मुंह में डालकर राक्षस को खत्म कर देता है। क्रीचर को हराने के बाद एक गुप्त दरवाजा खुलता है और अंदर खंडरों का सारा खजाना होता है। कमरे के अंदर ग्रांडे को एक खास तलवार मिलती है और तलवार पकड़ते ही उसमें से एक चमकदार लाइट निकलती है। फिर वो सभी बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद खंडर गायब हो जाते हैं और कारवा और मारियन निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। इसके बाद लिरिया को एक झलक दिखाई देती है जिसमें उसके सभी दोस्त मर चुके हैं, लेकिन तभी वो जाग जाती है और ये सिर्फ एक बुरा सपना होता है। अगले दिन वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जो निर्जन प्रतीत होता है। लेकिन लिरिया उन्हें बताती है कि उसे आइलैंड पर कुछ महसूस हो रहा है, इसलिए वो जांच और गहराई से खोजबीन शुरू करते हैं। वो आइलैंड पर कुछ लोगों को देखते हैं और यूजीन नाम के एक व्यक्ति रैखम को पोर्ट ब्रीज से पहचानता है। वो बाकी समूह को अपना परिचय देता है और बताता है कि उनका आइलैंड वर्तमान में इंपीरियल के साथ युद्ध में है। वो उन्हें शहर में ले जाता है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो समूह शहर की सुंदरता से चकित हो जाता है और आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा शहर इंपीरियल के साथ युद्ध में है। फिर एक आदमी ने शहर के लोगों को बताया कि वो एक राक्षस द्वारा हमला किया गया था और वो बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए लिरिया ने उसे अपनी जादुई पावर्स से ठीक कर दिया। फिर वो शहर की दुकानों पर जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदते समय ग्रैन एक नीला हार देखता है और इसे लिरिया को देता है। इस बीच हम देखते हैं कि कुछ नकाबपोश व्यक्ति उन्हें देख रहे हैं। फिर ग्रैन ने लिरिया को बताया कि वो दुकान पर कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल गया है। वो जल्दी से वापस दौड़ता है, लेकिन जब लौटता है
तो लिरिया गायब हो जाती है। उसे वो नकाबपोश व्यक्ति पकड़ लेता है जो उनका पीछा कर रहा था और लिरिया कुछ नहीं कर पाती क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति के पास एक पर्पल जेम होता है जो लिरिया की पावर्स को कंट्रोल करता है, इसलिए वो भाग नहीं पाती। ग्रैन उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो तेज नहीं है और नकाबपोश व्यक्ति लिरिया को लेकर एक नाव पर भाग जाता है। इसी समय शहर पर भी इंपीरियल जहाज़ों द्वारा आक्रमण किया जा रहा होता है। जिसने लिरिया को पकड़ा था वो पाल्मर था और वो सभी लोगों को धमकी देने लगता है। लिरिया उससे विनती करती है कि वो रुक जाए, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है और फिर वो हार तोड़ देता है जो ग्रैन ने उसे दिया था। वो लिरिया से कहता है कि वो एम्पायर द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है और उसे दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ग्रैन लिरिया को ढूंढता है और इंपीरियल गार्ड्स से लड़ने की कोशिश करता है। वो संघर्ष करता है और फिर वो एक विशाल वाटर ड्रैगन को बुलाता है जो सभी इंपीरियल जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जब वो लिरिया को खत्म करने वाला होता है, ग्रैन उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि समुद्री ड्रैगन ने एक सुनामी पैदा कर दी है और वो पूरे शहर को मिटाने वाला है। लेकिन तब रोजेटा नाम की एक लड़की प्रकट होती है और अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेती है। लहरों के लिरिया से टकराने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जागती नहीं है। ग्रैन और कैटलिना उसके पास रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। उसके पास बैठते समय कैटलिना ग्रैन को लिरिया की असली पावर्स के बारे में बताती है और कहती है कि एम्पायर ने उसे एक हथियार के रूप में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने गलती से लिरिया के अंदर से एक अननोन क्रीचर को बुलाया था। वो क्रीचर एम्पायर पर काबू पा सकता था और उनके पूरे राज्य को तबाह कर सकता था, इसलिए एम्पायर ने उसे बंदी बना लिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो नियंत्रण नहीं खोएगी और उसके अंदर के राक्षस को बुलाएगी। फिर वो लिरिया को जिंदा करने और उसे जगाने के लिए एस्ट्रल के आइलैंड पर जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो एक विशाल पेड़ के पास आते हैं और रोजेटा समझाती है कि वो उसे वापस लाने के लिए पेड़ के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो जागती है, लिरिया बताती है कि वो एक गहरे नींद में थी और क्रीचर की पावर्स के जागने से घबराई हुई थी और डरती थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उसके जागने से समुद्र का विशाल ड्रैगन भी जाग जाता है। ग्रैन तुरंत अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके ड्रैगन पर हमला करता है और अपनी तलवार से उसे हरा देता है। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखें।